हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अब आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम फिनिश कर चुके हैं, उसके काफी सारे क्वेश्चंस भी हम कवर कर चुके हैं। प्रिज्म मैंने उसमें नहीं कराया क्योंकि प्रिज्म के क्वेश्चन इतने ज्यादा आते नहीं है। हालांकि मैं देख लूंगा, अगर प्रिज्म के क्वेश्चन मेरे को और ठीक ठाक से मिले तो एक लेक्चर में उसके ऊपर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वेव ऑप्टिक्स जो है वो 3-4 चैप्टर के अंदर बटा हुआ होगा। एक होगा इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर्मूला बहुत सारे होंगे, डेरिवेशन के अंदर हम जाएंगे नहीं, हम फॉर्मूला को सीधा लिखेंगे। उसके अलावा जो काम की थ्योरी होगी हमारे, उसको हम लिखेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अदरवाइज ऑप्टिक्स जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो लाइट है, लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो कैसे होता है और उसको कौन कौन सी थ्योरी सपोर्ट करती है, कि अजम्पशंस क्या है उन थ्योरीज के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट के प्रोपोगेशन की। तो लाइट प्रोपोगेशन, लाइट का जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है और कैसा सपोर्ट होता है थ्योरी से। तो लाइट प्रोपोगेशन, तो लाइट का जो प्रोपोगेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमें पता है, और इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लाइट के फॉर्म में देखते हैं। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट which generally gives the sense of light, ठीक है। सेंस ऑफ लाइट, ये जो एनर्जी है ये हमें सेंस देती है किसका, लाइट का। अब ये जो लाइट का प्रोपोगेशन है इसके सपोर्ट में बहुत सारी थ्योरी आई, और जब हम थ्योरीज को पढ़ते हैं तो उनमें दो नाम हम जनरली देखने को मिलते हैं, एक आइंस्टीन और एक न्यूटन। ये दो ऐसे इंसान हैं जो आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगे, चाहे आप मैकेनिक्स में चले जाओ, चाहे आप ऑप्टिक्स में चले जाओ, और चाहे आप क्वांटम में चले जाओ, कहीं चले जाओ, ये दोनों इंसान आपको हर जगह लगभग देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहली जो थ्योरी आई उसको हम कहते हैं न्यूटन कॉर्पस थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है इसका मतलब होता है कणिकाएं। यह जो शब्द है इसका हिंदी में मतलब होता है कणिकाएं। तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि जो लाइट है, लाइट वो बेस्ड होती है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रेक्टिलिनियर, बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो कैसा हो रहा है, रेक्टिलिनियर मतलब हमारे पास दो तरह की मोशन होती है, रेक्टिलिनियर मोशन और एक होती है रोटेशनल। तो रेक्टिलिनियर में कर्वीलिनियर भी हो सकती है और वो एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है। तो रेक्टिलिनियर मोशन इज कर्वीलिनियर और स्ट्रेट लाइन। तो ये जो थ्योरी है ये कहती है कि जो लाइट का प्रोपोगेशन है वो रेक्टिलिनियर होता है, साथ ही साथ जो लाइट का प्रोपोगेशन है वो टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। टाइनी पार्टिकल्स जिनको कॉर्पस्कुलर कहते हैं, जिनको कणिकाएं कहा जाता है, ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस। ठीक, तो इस थ्योरी के ऊपर दो चीजें आई। पहला क्या आया कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट is on the basis of rectilinear propagation, basis of rectilinear प्रोपोगेशन हो रहा है। दूसरा आया कि जो लाइट का प्रोपोगेशन है वो टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में हो रहा है। propagation of light is in the form of tiny particles, और उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या नाम देते हैं, कॉर्पस्कुलर नाम देते हैं, मतलब कणिकाएं। तो इसके फॉर्म में होता है। तो ये कहां से आया, ये न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी से आया। ये न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है इसने कुछ लाइट के जो अलग अलग फिनोमेना है, लाइट के कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन,
डिस्पर्शन, उसके अलावा इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन, डॉपलर इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनमें से किसको सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट नहीं किया। तो जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उनमें से सबसे ज्यादा जो सपोर्ट कर गई होगी थ्योरी, उस थ्योरी को हम वैलिड मानते हैं, और जिस थ्योरी ने कम ऐसे फिनोमिना को सपोर्ट किया होगा उसको हमने क्या कर दिया, उसको हटा दिया, यानी कि उसको डंप कर दिया। तो ये जो थ्योरी है ये सपोर्ट कौन कौन से फिनोमिना को करती है, तो ये थ्योरी सपोर्ट करती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को। तो इट सपोर्ट्स रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। उसके अलावा रिफ्लेक्शन को ये सपोर्ट करती है, रिफ्लेक्शन के अलावा रिफ्रैक्शन को ये सपोर्ट करती है। रिफ्लेक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ये तीन चीजों को ये सपोर्ट करती है, उसके अलावा ये किसी को सपोर्ट नहीं करती। तो लाइट के जो बहुत सारे फिनोमिना है उनमें से केवल और केवल 3 फिनोमिना है जो उनको ये सपोर्ट करती है, बाकी को ये सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए इसको हमने हटा दिया, इसको यूज नहीं करता है। फिर इसके बाद जो थ्योरी आई उसको हम कहते हैं हाइगन थ्योरी, है ना, हाइगन वेव थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी आई वो आई हाइगन वेव थ्योरी, हाइगन वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी, तो हाइगन वेव थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट का ट्रेवल है, लाइट का जो ट्रेवल हो रहा है वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम से हो रहा है, और वो हाइपोथेटिकल मीडियम कौन है, ईथर, है ना। वो हाइपोथेटिकल मीडियम कौन है, ईथर है, जिसकी इलास्टिसिटी क्या है, बहुत लो है, ठीक है, जिसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई है और डेंसिटी क्या है, बहुत लो है। और जो फिनोमिना, जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, वेव्स के फॉर्म में हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, propagation of light is through a hypothetical medium, hypothetical मीडियम कौन सा, ईथर, ठीक है। हाइपोथेटिकल मीडियम कौन सा होगा, ईथर होगा, जिसकी इलास्टिसिटी हाई होगी, हाई इलास्टिसिटी एंड लो डेंसिटी, तो प्रोपोगेशन जो होगा वो हाइपोथेटिकल मीडियम से होगा, और हाइपोथेटिकल मीडियम क्या होगा, ईथर होगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव, किसके फॉर्म में होगा, वेव के फॉर्म में होगा, ठीक है। जबकि न्यूटन क्या कह रहा था, न्यूटन कह रहा था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होगा, ये कह रहा है वेव के फॉर्म में होगा और हाइपोथेटिकल मीडियम से होगा। फिर न्यूटन ने कहा कि जो लाइट का प्रोपोगेशन है वो टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा, जिनको कॉर्पस्कुलर कहा था हमने। यहां पर उसने कहा कि जो लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो लाइट वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होंगी, और बाद में उसने पाया कि ये लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ ट्रांसवर्स भी होती है। एंड ही फाउंड दैट waves are nature of longitudinal wave, but later he found that it is also transverse, it is transverse also। और ये जो हाइगन वेव थ्योरी है ये कौन कौन से फिनोमेना को सपोर्ट करती है, ये सपोर्ट करती है लगभग सभी फिनोमेना को सपोर्ट करती है। ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को सपोर्ट करती है, रिफ्लेक्शन को सपोर्ट करती है, रिफ्रैक्शन को सपोर्ट करती है, डायफ्रैक्शन को सपोर्ट करती है, पोलराइजेशन को सपोर्ट करती है। एक फिनोमिना है जिसको ये सपोर्ट नहीं करती, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हाइगन वेव थ्योरी लगभग सभी को सपोर्ट करती है, एक को सपोर्ट नहीं करती, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो ये किस किस को सपोर्ट करेगी? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन को सपोर्ट करेगी, रिफ्रैक्शन को सपोर्ट करेगी, डाइफ्रैक्शन को सपोर्ट करेगी, पोलराइजेशन को सपोर्ट करेगी, डबल रिफ्रैक्शन को सपोर्ट करेगी, डबल रिफ्रैक्शन को सपोर्ट करेगी, डिस्पर्शन को सपोर्ट करेगी, डिस्पर्शन को करेगी, इंटरफेरेंस को ये सपोर्ट करेगी, इंटरफेरेंस को ये सपोर्ट करेगी ये थ्योरी, ठीक है। उसके अलावा पोलराइजेशन मैंने लिख दिया, पोलराइजेशन को सपोर्ट करेगी। सिर्फ एक फिनोमेना है जिसको ये सपोर्ट नहीं करेगी, वो कौन सी है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट डज नॉट सपोर्ट, इट डज नॉट सपोर्ट, इट डज नॉट सपोर्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन थ्योरीज से क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि इनमें से कौन सी थ्योरी किस इफेक्ट को सपोर्ट करती है और किस इफेक्ट को सपोर्ट नहीं करती। या क्वेश्चन ऐसे बन गया कि न्यूटन कॉर्सप्लस्कर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फिनोमिना है, जो लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो किस फॉर्म में हो रहा है? टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में हो रहा है, वेव के फॉर्म में हो रहा है, और या फिर कोई और आपको दो ऑप्शन दे दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। दो थ्योरी हमने बात कर ली, एक हाइगन वेव थ्योरी और उसके अलावा न्यूटन्स थ्योरी की हमने बात कर ली। फिर हम बात करेंगे मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो थर्ड आती है मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी। थर्ड हमारे पास आती है मैक्सवेल थ्योरी। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो लाइट है वो ईएम वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करेगी और जिसकी स्पीड जो होगी वो लाइट की स्पीड के इक्वल होगी। तो लाइट ट्रेवल्स in the form of EM wave, in the form of EM wave, light travels in the form of EM wave with speed of light in free space, of light in free space। फ्री स्पेस के अंदर उसकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड के इक्वल होगी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी और म्यू नॉट होता है परमियाबिलिटी। फिर जो ईएम वेव्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन और मैग्नेटिक ऑसिलेशन होते हैं, और ईएम वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी तरह के कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ईएम वेव्स कंसिस्ट of electric and magnetic oscillation, electric and magnetic oscillation जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, magnetic oscillation, and they do not require any medium टू मूव। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी लाइट वेव जो है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? तो ये किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? ईएम वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जबकि हाइगन वेव थ्योरी में वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी, जबकि न्यूटन कॉर्सप्लस्कर थ्योरी में वो किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी? वो टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। ये थ्योरी किस किस को सपोर्ट करेगी? ये सपोर्ट करेगी लगभग सभी को। ये केवल फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, इट सपोर्ट्स ऑल फिनोमिना एक्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट सपोर्ट्स ऑल फिनोमिना एक्सेप्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सेप्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को छोड़कर ये जितने भी फिनोमिना है उन सभी को सपोर्ट करेगी। ये तीसरे नंबर की थ्योरी होगी। फोर्थ नंबर की हमारे पास जो थ्योरी आएगी वो आएगी आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। ठीक है, फोर्थ नंबर की हमारे पास जो थ्योरी आएगी
वो आएगी आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो लाइट है उसका जो प्रोड्यूस हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है और प्रोपोगेट कर रही है किसके फॉर्म में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो लाइट इज प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब्ड एंड प्रोपोगेट। लाइट का प्रोडक्शन होना, एब्जॉर्प्शन होना और प्रोपोगेशन होना किसके फॉर्म में हो रहा है, वो हो रहा है बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, और उस बंडल ऑफ एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, फोटोन कह रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, लाइट इज प्रोड्यूस्ड absorbed and propagate in the packets of energy called photon, packets of energy called photon। तो लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी किस किस को सपोर्ट कर रही है, ये थ्योरी सपोर्ट नहीं कर रही है किसको, वो मैं लिख लेता हूं। तो ये थ्योरी सपोर्ट नहीं करती, इट डज नॉट सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं करेगी डिस्पर्शन को, इंटरफेरेंस को ये सपोर्ट नहीं करेगी। उसके अलावा इंटरफेरेंस को ये सपोर्ट नहीं करेगी, इंटरफेरेंस को ये थ्योरी सपोर्ट नहीं करेगी। फिर डायफ्रैक्शन को ये थ्योरी सपोर्ट नहीं करेगी, डायफ्रैक्शन को सपोर्ट नहीं करेगी। पोलराइजेशन को ये सपोर्ट नहीं करेगी, पोलराइजेशन को ये थ्योरी सपोर्ट नहीं करेगी। फिर डबल रिफ्रैक्शन को ये सपोर्ट नहीं करेगी, और डॉपलर इफेक्ट को भी सपोर्ट नहीं करेगी। डबल रिफ्रैक्शन को ये सपोर्ट नहीं करेगी, और डॉपलर्स इफेक्ट को भी ये थ्योरी सपोर्ट नहीं करेगी, डॉपलर्स इफेक्ट को भी ये सपोर्ट नहीं करेगी। इनको 1 2 3 4 5 6 इफेक्ट्स ऐसे हैं जिनको ये सपोर्ट नहीं करेगी। तो किसको सपोर्ट करेगी, ये सपोर्ट करेगी रिफ्रैक्शन को, ये सपोर्ट करेगी रिफ्लेक्शन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये सपोर्ट करेगी। उसके अलावा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को ये सपोर्ट करेगी। तो कुल मिला के 4-5 इफेक्ट ऐसे होंगे जिसको ये सपोर्ट करेगी। तो ये सपोर्ट किसको करेगी, तो ये सपोर्ट करेगी किसको, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को ये सपोर्ट करेगी। ये सपोर्ट करेगी रिफ्लेक्शन को ये सपोर्ट करेगी। ये थ्योरी सपोर्ट करेगी रिफ्रैक्शन को, ये थ्योरी सपोर्ट करेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इवन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट था जिसकी वजह से आइंस्टीन का नाम हुआ, जिसकी वजह से उसको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, आइंस्टीन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर वेव नेचर को समझाया। इसी की वजह से इसको मेनली जो इसका नोबेल पुरस्कार है वो मिला था। तो इतने सारे जो इफेक्ट है इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, पर ये किसको सपोर्ट कर रही है, इन 4 को सपोर्ट कर रही है। फिर 5वीं जो थ्योरी आती है हमारे पास, वो 5वीं थ्योरी आती है डुअल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, डुअल थ्योरी ऑफ लाइट, या जिसको डी ब्रोगली थ्योरी भी आप कहते हैं। तो डी ब्रोगली और डुअल थ्योरी ऑफ लाइट, तो डी ब्रोगली और डुअल थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो दोनों ही नेचर रखती है। वो वेव के तरह भी प्रोपोगेट कर सकती है और वो पार्टिकल की तरह भी प्रोपोगेट कर सकती है। तो लाइट कैन प्रोपोगेट both as particle as well as wave। तो ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह प्रोपोगेट कर सकती है। जब जो वेव नेचर ऑफ लाइट है वो कब डोमिनेट करेगा, जब जो लाइट है वो इंटरेक्ट करेगी किसके साथ, लाइट के साथ। जब when light interacts with light, जब लाइट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो वेव नेचर उसका डोमिनेट करेगा। और पार्टिकल नेचर कब डोमिनेट करेगा, जब लाइट जो है वो इंटरेक्ट करेगी स्मॉल मैटर के साथ, यानी कि माइक्रो पार्टिकल के साथ। तो वेव नेचर डोमिनेट कब करेगा, वेव नेचर डोमिनेट
वेव नेचर डोमिनेट when light interact with light, light interact with light, लाइट के साथ ही इंटरेक्ट करेगी तो वेव नेचर डोमिनेट करेगा। और पार्टिकल नेचर कब डोमिनेट करेगा, तो पार्टिकल नेचर डोमिनेट्स when light interact with स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी आप इनको बोल सकते हैं। तो ये 5 थ्योरी, और ये थ्योरी, ये वाली जो थ्योरी है डी ब्रोगली या डुअल थ्योरी, ये सभी फिनोमिनास को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो इट सपोर्ट्स ऑल फिनोमिनाज ऑफ लाइट, इट सपोर्ट्स ऑल फिनोमिना ऑफ लाइट। ये लाइट के जितने भी फिनोमिना है उन सभी को ये सपोर्ट करती है। और बाकी की थ्योरी में क्या क्या कमी है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये थ्योरी सभी फिनोमिना को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए ये थ्योरी जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया। जो ये वाली थ्योरी है जो लास्ट में हमने लिखी है डी ब्रोगली थ्योरी, इसको अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल था, पर क्वेश्चन भी यहां से बहुत ज्यादा बनने के चांसेस हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल इसमें कुछ बनेगा नहीं। किस तरह का क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चालू करते हैं कहां से, वेव फ्रंट से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट को हिंदी में क्या कहते हैं यार, हिंदी में तरंगाग्र। वेव फ्रंट को हिंदी में कहते हैं तरंगाग्र। तो वेव फ्रंट के बारे में जो बताया गया, सबसे पहले इसके बारे में बताया गया हाइगन ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन मीडियम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी का बिंदुपथ जो कि सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल particles in a medium vibrating in same phase is called wave front। मतलब कोई मीडियम है, कोई एक प्लेन है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स, वो पार्टिकल अपनी जगह पर पड़े पड़े वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो वो जो पार्टिकल है जो अपनी जगह पड़े पड़े वाइब्रेट कर रहे हैं, उनमें से जो सेम फेज के अंदर होंगे, उन सेम फेज वालों को उठा लिया और उनका जो लोकस है, मतलब उनका जो बिंदु पथ बनेगा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, वेव फ्रंट नाम दे दिया। ठीक है, यहां पर कंडीशन लग गई, क्या कंडीशन लग गई, वो किस में होने चाहिए, सेम फेज के अंदर होने चाहिए। वेव फ्रंट जो है, वर्ड जो वेव फ्रंट है वो किसने सजेस्ट किया, सबसे पहले वो सजेस्ट किया हाइगन ने। ठीक है, किसने सजेस्ट किया, हाइगन ने। अब जो लाइट है, लाइट का जो प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ लाइट है, वो हमेशा वेव फ्रंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट को शॉर्ट में हम लिखेंगे WF। तो वेव फ्रंट लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, WF। टाइप ऑफ वेव फ्रंट, कितने तरह के वेव फ्रंट होते हैं, तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में एक हमारे पास आता है, कौन सा, एक आता है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट, एक आता है हमारे पास स्फेरिकल जो कि बनेगा पॉइंट सोर्स से, एक आता है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट जो बनेगा कहां से, पॉइंट सोर्स से। एक आएगा हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो हमारे पास कहां से बनेगा, लाइन सोर्स से बनेगा। और एक आएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट, और ये रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट कहां से बनेगा, ये पैरेलल लाइट रेज से बनेगा। ठीक है, ये कैसे बनेगा,
ये बनेगा लाइट रेज से, लाइट रेज। अब इन तीनों को हम बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट सोर्स की बात करूं, आपके पास कोई सोर्स ऐसा पॉइंट सोर्स है, तो इस पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकलेंगी वो रेडियली निकलेंगी, परपेंडिकुलर ऐसे। ये लाइट रेज निकल रही है ऐसे, ये निकल रही है लाइट रेज। अब इनके ऊपर पॉइंट है ना, यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है। मैंने ये पॉइंट लिए, इनके अलावा भी हो सकते हैं। ये सभी सेम फेज में, ये सभी किसमें, सेम फेज में। और इनका जो पाथ है उसको मैं ट्रेस कर दूं, तो ये पाथ मैंने ऐसे ट्रेस कर दिया, ये पाथ ऐसे मैंने ट्रेस कर दिया। तो ये जो पाथ बना इसको हम कहेंगे वेव फ्रंट। ये जो रेड कलर से दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। और ये जो वेव फ्रंट है कैसा बन गया, स्पेरिकल बन गया। और ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, लाइट रेज है। तो अब यहां ध्यान से देखो, ये लाइट रेज जो है ये परपेंडिकुलर है इस वेव फ्रंट के। वेव फ्रंट और इसके बीच में अगर एंगल निकालो तो कितना आएगा, 90 डिग्री का एंगल आएगा। अगर ये एंगल निकालते हो तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट सोर्स। ये कौन सा सोर्स हो गया, पॉइंट सोर्स। यहां पर ये है पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट सोर्स हो गया। अगला आता है लाइन सोर्स। लाइन सोर्स, लाइन सोर्स मतलब ऐसा हो गया। तो ये कौन सा हो गया, लाइन सोर्स हो गया, लाइन सोर्स हो गया। तो लाइन सोर्स के लिए जो इसकी लाइट्स निकलेंगी, इसके लाइन सोर्स के लिए जो इसकी लाइट्स निकलेंगी वो कैसे जाएगी, इस तरह से जाएगी, ऐसे ऐसे, इधर ऐसे निकल गई ये, ठीक है। ये इसकी यहां से इस तरह से बन रही है। और इनको अगर मैं मिला दूं, इनको मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिलेंडर। यदि इनको मैं इस तरह से मिला दूं, ये मिला दिए, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, सिलेंडर। तो ये कौन सा हो गया, लाइन सोर्स हो गया। लाइन सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। इसको एक्सटेंड कर लो, ऐसे एक्सटेंड कर लिया तो ये सिलेंड्रिकल वेव सोर्स बन गया। इसी तरह से लाइट वेव्स यदि पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के, ये लाइट वेव्स जा रही हैं, ये जा रही हैं ऐसे, तो इनके ऊपर पॉइंट्स है, तो इनके ऊपर पॉइंट्स मान लो ये पॉइंट्स है, और मान लो ये पॉइंट्स है। तो इन पॉइंट्स को जो मिलाएंगे ऐसे, ये पॉइंट्स को मिला दिया, ये पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये बन गए वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या कहलाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट, रेक्टेंगुलर प्लेन वेव फ्रंट, जो कि रेक्टेंगुलर होंगे। और ये लाइट रेज के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो इनके हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर और प्लेन वेव फ्रंट, रेक्टेंगुलर और प्लेन वेव फ्रंट। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा पॉइंट सोर्स से, लाइन सोर्स से बनेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और लाइट रेज जो एक दूसरे के पैरेलल जाएगी उससे क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर या प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। उससे क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर या प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। अब वेव फ्रंट जो है वो क्या है, वेव फ्रंट है जो एक लोकस है। लोकस किसका है, ऐसे पार्टिकल्स जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, और किसके ऊपर है, अलग अलग लाइट रेज के ऊपर है। तो एक वेव फ्रंट जो है, एक वेव फ्रंट, ऐसे एक वेव फ्रंट बन गया अगर, तो एक वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, तो वो किसकी तरह काम करेंगे, सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, ठीक है। वो अपनी जगह पर पड़े पड़े वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो वहां पर वो पड़े पड़े किसकी तरह काम करेंगे, सोर्स की तरह काम करेंगे। तो उनको कहेंगे हम सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स, या उसको हम कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। और वहां से फिर से क्या निकलेगी, लाइट रे निकलेगी, फिर से वो क्या बना देगी, वेव फ्रंट बना देगी, ठीक है। तो विच ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक। अब वेव फ्रंट जो है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। वेव फ्रंट ऑलवेज ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मीडियम। लाइट रे जो है वो वेव फ्रंट के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का जो फेज डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या आ गया कि ऑल द पार्टिकल्स
ऑन वेव फ्रंट एक्ट as a new source of disturbance called secondary wavelet. दूसरा पॉइंट, जो वेव फ्रंट है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा इन द मीडियम. WF ऑलवेज ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन मीडियम. तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो फेज डिफरेंस between all particles on wave front is 0. वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा. फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपर इम्पोज करना मतलब एक जगह पर आके मिलना. अब एक जगह पर आके दो चीजें मिल रही हैं तो वो प्लस भी हो सकती है और वो माइनस भी हो सकती है. तो सुपर इम्पोजिशन या सुपरपोजिशन का मतलब क्या होगा कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक मीडियम में एक कॉमन पार्टिकल के ऊपर मिलती हैं तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर सम हो जाता है किसका, इंडिविजुअल वेव के किसका, डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, मान लो हमारे पास दो वेव्स हैं. एक वेव है हमारे पास ये ऐसे जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने ले लिया y1, और एक वेव जो है वो हमारे पास ऐसे जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट ले लिया मैंने y2. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, y हो जाएगा. दोनों सेम डायरेक्शन में है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2. और ये वेक्टर सम हो रहा है y1 प्लस y2, पर मेरे को यहां दिख रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, y1 प्लस y2. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सेम फेज में, वेव्स जो हैं वो सेम फेज में मीटिंग कर रही हैं. और अगर ऐसा हो जाए, मान लो कि एक वेव जा रही है ऐसे, इसका डिस्प्लेसमेंट है y1, और प्लस एक वेव जा रही है ऐसे, इसका डिस्प्लेसमेंट है y2, तो नेट जो वेव जाएगी, नेट वेव का डिस्प्लेसमेंट कोई सी भी डायरेक्शन में हो सकता है. मैं इसको ज्यादा कर दूं, अगर इसको ज्यादा कर देता हूं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेट y इक्वल्स टू y1 माइनस y2. अब ये दोनों किस में, ऑपोजिट फेज में. कुल मिलाकर वेक्टर सम हो रहा है कि प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या हो गया, व्हेन टू और मोर वेव्स meeting at a common point of the medium, then the resultant displacement y is the vector sum of the individual displacement of waves. Individual displacement of the waves, यानी कि y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2. अब यहां पर वेक्टर सम का मतलब ये है कि प्लस वाले प्लस होंगे, अगर प्लस हो रहे होंगे, और माइनस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन.
फिर अब कुछ आगे बढ़ने के पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होता है, टाइम डिफरेंस है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है। बेसिक चीजें हैं जो हमारे इंटेंसिटी में पढ़ने में काम आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेज एंड फेज डिफरेंस की। फेज एंड फेज डिफरेंस, तो फेज और फेज डिफरेंस को कैसे समझे। मान लो मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा y इक्वल्स टू साइन ए साइन ओमेगा टी, ऐसा एक्सप्रेशन लिखा मैंने, या मैंने लिखा y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी कर लो इसको मैंने लिख दिया कॉस ओमेगा टी। तो ये जो साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का मतलब ये जो एंगल लिखा हुआ है, ये एंगल साइन और कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है किसी भी वेव के लिए है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको फेज नाम देते हैं। तो ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कॉस, साइन और कॉस फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज कॉल्ड फेज। दूसरा है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होगा, दो अलग अलग वेव आ रही है, उनके फेज के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, मान लो एक वेव है y1 लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी, और लेट सपोज एक वेव है y2, तो वो है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हुआ इसका फेज लिख दिया मैंने डेल वन या फाइव भी लिख सकते हो, और फाइव वन कितना हो गया, ये हो गया ओमेगा टी। इसी तरह से ये फाइव तो मैंने यहां लिख लिया, इसको डेल ही लिखा देता हूं, और यहां पर डेल की जो वैल्यू है, यहाँ डेल वन की वैल्यू ये हो गई ओमेगा टी, और यहां पर डेल टू की वैल्यू हो गई ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, एक मिनट रुकना भाई। ये वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो डिफरेंस हम निकाल लेंगे डेल्टा डेल, ये जो डिफरेंस निकलेगा डेल वन माइनस डेल टू और डेल टू माइनस डेल वन, जो कि कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, फेज डिफरेंस नाम देंगे। फेज डिफरेंस नाम देंगे। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द फेजेस ऑफ टू वेव्स। दो वेव्स के बीच का फेज का जो डिफरेंस है उसको हम क्या नाम देते हैं, फेज डिफरेंस नाम देते हैं किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, फेज डिफरेंस नाम देते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है पाथ डिफरेंस। तो पाथ का डिफरेंस, दो वेव्स हैं जो एक पार्टिकल के ऊपर हैं, मिल रही हैं, तो उन दोनों के जो पाथ का डिफरेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पाथ डिफरेंस नाम देते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ्स, डिफरेंस बिटवीन path length of two waves at a point। तो इस पाथ डिफरेंस को हम शो करते हैं किससे, डेल्टा एक्स से भी लिख देते हैं, और कई बार इसको डेल्टा से भी लिखते हैं। पाथ डिफरेंस रिलेशन बनता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। तो क्या रिलेशन होता है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, डेल्टा फाई और डेल्टा डेल इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। ये रिलेशन होता है किस किस के बीच में, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन होता है। ये तो हो गया कौन सा डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ये हो गया फेज डिफरेंस, और ये क्या हो गया, ये हो गया पाथ डिफरेंस। ये हो गया पाथ डिफरेंस। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है, इसको याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसको आप घुमा के भी लिख सकते हो। घुमा के कैसे लिख सकते हो, लैम्बडा इंटू डेल अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आता है टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस क्या होगा, टाइम डिफरेंस होगा कि दो जो वेव्स हैं जो किसी पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, उनके टाइम के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम टाइम डिफरेंस नाम देते हैं। तो टाइम डिफरेंस जो है इसको लिखा जाएगा टी डी से, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा टी अपॉन 2 पाई, टी अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस ये रिलेशन बन गया टाइम डिफरेंस में और
फेज डिफरेंस में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। वहां लिखा था 2 पाई अपॉन लैम्बडा, यहां लिखोगे 2 पाई अपॉन डी इंटू टी डी। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे वो पहले वाला आपने लिखा हुआ था। तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं और काफी बार अटका देती है, अगर ये नहीं पता होता तो हमारे कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस के बीच का रिलेशन हमने देख लिया, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन हमने देख लिया, फेज क्या होता है ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि जो एम्पलीट्यूड है और इंटेंसिटी क्या होती है। तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि तीव्रता, कि जो भी वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी तीव्रता कितनी है। और एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको हम क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड नाम देंगे। तो जैसे कि मेरे पास कोई वेव लिखी हुई है ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, तो उसमें ये जो ए है, ए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। और ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एम्पलीट्यूड नाम दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन ओमेगा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख दो तो y इक्वल्स टू ए आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी कि एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब मान लो तुम्हारे पास 2 से ज्यादा वेव्स है, ये तो एक वेव हो गई, लेट कि हमारे पास 2 वेव हैं, एक है y1, इसके लिए एम्पलीट्यूड हो गया a1 और इसको लिख दिया साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी। और दूसरी जो वेव है वो है a2 y2 और इसको मैंने लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अब इसका मेरे को एम्पलीट्यूड निकालना है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन करना पड़ेगा। इसका सुपरपोजिशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, y1 प्लस y2। अब यहां पर एल्जेब्रिक समेशन होगा, तो यहां पर कैसे लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस यहां पर लिखोगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां पर आप फॉर्मूला यूज करोगे, a1 को कुछ कंसीडर करोगे और a2 को कंसीडर करोगे, फिर यहां पर फाइनल आप वैल्यू बनाओगे। ठीक है, जो कि इंटरफेरेंस में भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो यहां से जब आप a1 और a2 की वैल्यू डालते हैं, a1 को आप मान लो कि वो cos फाई है या cos डेल है और a2 को आप मान लो वो साइन डेल है, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा साइन कॉस का। ये भी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको भी हम ओपन करेंगे। तो यहां से हम एक एक्सप्रेशन निकालते हैं जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। मैं अभी इसको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इंटरफेरेंस में जब हम करेंगे तो वहां पर हमें काम आएगा, वहां पर मैं वापस से आपको बताऊंगा। अभी क्योंकि हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और ये हो जाएगा cos फाई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बन जाएगा। यदि हमारे पास जो वेव है जो इंटरफेरेंस कर रही हैं वो 90 डिग्री पर आ रही हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं इफ फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री है, फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को अगर मैं a से लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2a1 a2 जो हो जाएगा 0। cos फाई क्या हो जाएगा 0, तो यहां से a की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यदि फाई क्या है 0 है। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है यदि फाई की वैल्यू 0 डिग्री डाल दें, यानी कि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में आ जाए, फेज डिफरेंस उसका कितना हो जाए 0, तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहां से ये बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 जो कि फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी a1 प्लस a2, स्क्वायर हट जाएगा a1 प्लस a2। इसी तरह से यदि फाई की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, दोनों अपोजिट फेज में चले जाए, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, तो यहां से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a1 माइनस a2। ये वापस से हम देखेंगे जब हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये फॉर्मूला मैं वापस से बात करूंगा। तो कोहेरेंट सोर्स को हिंदी में कहते हैं संपोषी, संपोषी कहते हैं शायद, हिंदी में संपोषी कहते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वो होते हैं
जो कि कंटिन्यूअसली लाइट एमिट करते रहते हैं, लाइट वेव्स एमिट करते रहते हैं, सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रिक्वेंसी की और सेम फेज में होने चाहिए। ऐसी सोर्स जिनसे जो लाइट वेव एमिट होती है, ऐसे सोर्स जिनसे जो लाइट वेव एमिट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है, सेम वेवलेंथ होती है, उनका फेज डिफरेंस सेम रहता है और हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, तो ऐसे सोर्स को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होगा? द सोर्स ऑफ लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट which emits continuous light, which emits continuous light, which emits continuous light waves, continuous light waves of the same wavelength, same frequency and phase difference between them is always constant, always constant, और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो ऐसे जो सोर्स है उसको हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। अब कोहेरेंट सोर्स को बनाने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू फॉर्म द कोहेरेंट सोर्सेस। तो देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड्स होते हैं, टू मेथड्स टू फॉर्म कोहेरेंट सोर्स, टू फॉर्म कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स को बनाने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। दो मेथड कौन कौन से होते हैं? एक होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और एक होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एक होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, एक होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की जब हम बात करें तो यहां पर यूज होता है लाइट सोर्स, जो पॉइंट नैरो, यहां पर जो लाइट सोर्स यूज होता है वो होता है नैरो, लाइट सोर्स इज नैरो, सकरा लाइट सोर्स यूज होता है। और एम्पलीट्यूड के केस में क्या होता है? लाइट सोर्स इज एक्सटेंडेड, लाइट सोर्स इज एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब है बढ़ा हुआ, एक्सटेंडेड का मतलब है बढ़ा हुआ। और जो लाइट वेव है वो पार्टली तो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, और पार्टली क्या करती है? वो ट्रांसमिट करती है। लाइट रे पार्टली रिफ्लेक्ट और पार्टली ट्रांसमिट, यानी कि 50% तो वो रिफ्लेक्ट करेगी और 50% क्या करेगी? वो ट्रांसमिट कर जाएगी। किसके केस में? जब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की। लाइट रे के सोर्स में जब सोर्स नैरो होगा तो उसमें ऐसा कुछ होगा नहीं। यहां पर जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, जहां पर जो लाइट सोर्स है वो नैरो है, तो यहां पर जो वेव फ्रंट एमिट होगा, यहां पर जो वेव फ्रंट एमिट होगा वो दो पार्ट्स में होगा, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वो दो पार्ट में बटा होगा। कौन कौन से पार्ट होंगे? एक दो पार्ट्स में बट जाएगा, या तो रिफ्लेक्शन से और या फिर किससे? रिफ्लेक्शन से। तो वेव फ्रंट divided in two parts by reflection or refraction, by reflection or refraction। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से यहां पर वेव फ्रंट जो है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। और अगर मैं इधर बात करूं तो इधर जो वेव फ्रंट है, यहां पर वेव फ्रंट वो पार्टली रिफ्लेक्शन से बटेगा और पार्टली किससे बटेगा? रिफ्रैक्शन से। तो यहां क्या होगा? डिवाइडेड पार्टली बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। पार्टली तो वो रिफ्लेक्शन से बटेगा और पार्टली ही वो रिफ्लेक्शन से बटेगा। रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन। तो पार्टली वो रिफ्लेक्शन से बट रहा है और पार्टली वो रिफ्रैक्शन से बट रहा है। इसके अंदर कौन कौन से फिनोमेना होंगे? इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी होगी? तो इसके अंदर आपको पढ़ना होगा फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म,
फ्रेनल्स बाइप्रिज्म, फ्रेनल्स बाइप्रिज्म। एक आ जाएगा लॉयड मिरर, लॉयड मिरर, एक इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा लॉयड मिरर, लॉयड मिरर। एक आ जाएगा YSD, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो फ्रेनल बाइप्रिज्म, लॉयड मिरर और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये तीनों किस में आते हैं? ये आते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में। इसके अंदर जो कोहेरेंट सोर्स है वो ऑब्टेन किया जाता है किससे? इमेजिनरी सोर्स से। मैं लिख दूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। और यहां पर आपको जो पढ़ना है, यहां पर पढ़ना है आपको न्यूटन रिंग्स और माइकलसन इंटरफेरोमीटर। न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और एक पढ़ना है आपको कलर्स इन थिन फिल्म, कलर्स इन थिन फिल्म। तो ये तीनों फिनोमिना जो है ये किसके होते हैं? ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के होते हैं। और ये जो तीनों हैं ये किसके होते हैं? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के होते हैं। यहां पर जो कोहेरेंट सोर्स मिलेगा वो किससे मिलेगा? इमेजिनरी सोर्स से मिलेगा। और यहां पर जो कोहेरेंट सोर्स हमें मिलेगा वो कहां से मिलेगा? रियल मिलेगा। तो कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन आर रियल, और यहां पर जो कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन होगा वो इमेजिनरी होगा। तो यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर ही लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं इमेजिनरी कोहेरेंट सोर्स, इमेजिनरी कोहेरेंट सोर्स। और यहां पर क्या होगा? यहां पर रियल इमेज सोर्स, रियल कोहेरेंट सोर्स। यहां पर क्या होगा? रियल कोहेरेंट सोर्स। तो यहां पर जो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे वो इमेजिनरी होंगे, और यहां पर होंगे वो कैसे होंगे? वो रियल होंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? जहां से जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली आ रही है, सेम वेवलेंथ में आ रही है, सेम फ्रिक्वेंसी के साथ आ रही है ना, सेम वेवलेंथ के साथ आ रही है, सेम फ्रिक्वेंसी के साथ आ रही है, और फेज डिफरेंस भी उनका क्या है? कांस्टेंट है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? कोहेरेंट वेव सोर्स, कोहेरेंट सोर्स नाम दे रहे हैं। और यदि उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है, दो लाइट जो है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्स से आ रही है, तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो उसको हम नाम देते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। तो इनकोहेरेंट सोर्स को हम क्या नाम देंगे? इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब क्या हो गया? फेज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट एंड लाइट is coming from two different sources, different sources। जैसे कि लाइट्स है, कैंडल्स है, ये अलग अलग सोर्स हो गए, तो यहां से इनके बीच में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस होने के लिए जरूरी है कि लाइट हमेशा कहां से आए? कोहेरेंट सोर्स से आए। फिर एक टाइम होता है जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ कोहेरेंस। ठीक है, टाइम ऑफ कोहेरेंस, एक टाइम होता है जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ कोहेरेंस। टाइम ऑफ कोहेरेंस क्या होता है? एवरेज टाइम होता है, एवरेज टाइम इंटरवल जिसके अंदर फोटोन और वेव पैकेट एमिटेड हो जाते हैं फ्रॉम एटॉम। एवरेज टाइम जिसके अंदर वेव पैकेट या फोटोन जो है वो एमिट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ कोहेरेंस। टाइम ऑफ कोहेरेंस को हम डिफाइन करते हैं लेंथ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेंथ जो होती है वो होती है डिस्टेंस ऑफ कोहेरेंस, तो इसको हम लिखते हैं टाउ सी से, और इसको हम लिखते हैं एल अपॉन सी। ये होती है डिस्टेंस ऑफ कोहेरेंस, डिस्टेंस ऑफ कोहेरेंस। और सी का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो टाइम ऑफ कोहेरेंस है क्या? एवरेज टाइम इंटरवल in which photon और लाइट वेव emits, उसको हम क्या नाम देते हैं? टाइम ऑफ कोहेरेंस नाम देते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम। बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली है, क्योंकि इसके आगे हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस, और जो भी हमने बेसिक चीजें डिस्कस की है ये तुम्हारे इंटरफेरेंस में काम आने वाली है।
काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पूरा थ्योरेटिकल है आज का लेक्चर, जिसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। होपफुली ये जितना भी मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।